जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की, जिसकी अनाउंसमेंट इंडिया ने करी थी 2023 में G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आईमेक, दैट इज़ इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो दो कारणों से। एक तो हो गया क्लाइमेट, दूसरा हो गया जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब अगर क्लाइमेट वाले फैक्टर को देखें तो क्लाइमेट एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये चैलेंज क्रिएट करता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईमेक चैलेंजेस। और जो ये चैलेंज है वो हम देखेंगे कि कौन सा चैलेंज है। और दूसरा कि आईमेक बना ही था इस गोल के साथ कि ये क्लाइमेट की जो एक्सट्रीमिटी है उसको मिटिगेट करेगा और हेल्प करेगा कंट्रीज़ को उनके नेट न्यूट्रलिटी के गोल में। जैसे कि यूरोप का नेट न्यूट्रल होने का गोल क्या है 2050 तक, और इंडिया का क्या है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो क्लाइमेट क्या क्या चैलेंज पोजेस करता है, जिसके कारण आईमेक डाइल्यूट हो रहा है, आईमेक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डाइल्यूट हो रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा नॉर्दर्न सी रूट, एनएसआर के बारे में। अब ये क्या है? तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण अब ये न्यूज़ में है कि जो ग्लेशियर्स हैं आर्कटिक रीजन के, जो पोलर रीजन के, वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री के अराउंड। ये साइबेरिया का जो रीजन है, रसिया का ऊपर वाला, वहाँ के अराउंड। तो मैप पर ये ऐसा है, पर ग्लोब पर तो ये ऐसा है नहीं। ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, यूरोप हो गया, इधर आपका एशियन रीजन हो गया। तो ये एशिया का रीजन और ये यूरोप का रीजन। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी जो है यही है नॉर्दर्न सी रूट। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे पहले क्या था कि यूरोप से जो इंडिया आते थे घूम करके, ऐसे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता, और फिर जाके आते थे इंडिया। फिर यहाँ से ईस्ट में ट्रेड करते थे। फिर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेवेज कैनल क्या हुआ कि लगभग 40% के अराउंड जो है सो डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी घट गया। अब स्वेज कैनल से भी 40%, अराउंड 40% के डिस्टेंस, स्पीड एंड रिसोर्सेस, एनर्जी, इसकी रिडक्शन हो गई। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और रसिया इज़ वेरी इंथ्यूजियास्टिक अबाउट दिस रूट, द वे इंडिया इज़ इंथ्यूजियास्टिक अबाउट आईमेक, सेम रसिया का है। लेकिन एक कंसर्न भी है यहाँ। कंसर्न क्या है कि BRI, हमारे लिए ये कंसर्न है ज़्यादा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये किसका है? तो चाइना का है। अब ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये इसको ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि ये पोलर सिल्क रूट है। सिल्क रूट क्या? तो सिल्क रूट तो जो पहले एंशियंट रूट है, जो यूरोप को कनेक्ट करती थी, अरब बीच में थे, एंड देन इधर ईस्ट में ट्रैवल करने के लिए इंडिया होते हुए फिर चाइना। तो ये इसको एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंगल दे रहा है। ठीक। तो ये कंसर्न की बात है। यहाँ एक और बात है देखने लायक और समझने लायक, रुकिए आपको बताता हूँ। 2023 में इंडिया के पास थी G20 की प्रेसिडेंसी। ठीक। और इसी मंच से हमने अनाउंस किया था आईमेक को। ठीक। G20 में सितंबर के अराउंड, ठीक, इंडिया ने अनाउंस किया था आईमेक को। वीक्स आफ्टर द प्रपोजल ऑफ आईमेक, अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को 2023, हमास ने इज़राइल के कुछ सिटीजन्स जो पीसफुली सेलिब्रेट कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया, हॉस्टेजेस बनाए एंड किलिंग्स की। अब इससे क्या हुआ कि इज़राइल ने फिर गाजा पर अटैक किया, क्योंकि ये आपको ये एंगल पता होगा हमास गाजा का। तो उसके बाद इज़राइल वर्सेस गाजा हो गया और इनकी वॉर चलती रही। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ना, यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रही ही नहीं, ये तो कैओस में चला गया। अब इसके कैओस में जाने से क्या हुआ? इसके कैओस में जाने से हुआ ये कि अब आईमैक ठंडे बस्ते में चला गया। अब इससे क्या हुआ
कि हमारा जो ये अपना प्रपोज़ल था और जो ये हम इतने एंथुसियाज़्म के साथ इसको लाए हुए थे, तो ये थोड़ा-सा एकदम इसकी जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली डाइल्यूट हो गई, ठीक? अब आप ये समझ सकते हैं, समझदार इतने हैं कि अब वीक्स आफ्टर द प्रपोज़ल ऑफ सच अ बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट एंड ये हो रहा है, ये कैसा कोइंसिडेंस है, वो आप सब समझदार हैं। आप समझिए कि कितने एंगल्स हैं, किस-किस का एंगल हो सकता है या क्या है, या ये एक महज़ एक कोइंसिडेंस है। ओके, तो चलिए ख़ैर हम आते हैं अब जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पे, ठीक? अब ये क्या है कि अभी पिछले ही लेक्चर में हमने देखा था कि ईरान ने कैसे मार्शल आइलैंड के एक शिप को कैप्चर किया, सीज़ किया। अब जो कंसर्न है अभी भी कि भाई उसके साथ क्या हुआ, तो हालांकि उसको अभी रिलीज़ कर दिया गया उस टैंकर को, लेकिन आए दिन ईरान ऐसा करता रहता है। यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है, तो यहाँ क्या करता है कि ये जितने भी शिप यहाँ से गुजरते हैं, अराउंड 20% ऑयल और गैस की जो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट, जो यहाँ से कह लीजिए कि 20% एनर्जी, गैस और ऑयल, वो यहीं से जाती है वर्ल्ड की, ग्लोबल। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है, तो ये चोक पॉइंट को अगर यहाँ कैप्चर कर लेता है ईरान, तो अगेन ये कैओस क्रिएट कर रहा है इस रीजन में, है ना? यहाँ का ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है इससे। ओके, तो ये भी रीज़न है। अब रेड सी वाला रीजन, तो यहाँ हौथीज़ हैं, ये यमन वाले, तो अगेन सोमाली के पायरेट्स, तो ये रीजन भी। तो इस रीजन में पूरा ही पूरा कैओस फैला हुआ है। तो यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा ये बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, और तब काम का नहीं होगा तो लॉस होगा। तो लॉस से बचने के लिए यहाँ ये एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास, ठीक है? चलिए, तो अब हम देखते हैं, अब ये न्यूज़ में क्या था, क्यों था, ये तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर, और दूसरा है नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में आ गया इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड इज़राइल। अब नॉर्थ कॉरिडोर में इज़राइल, ग्रीस, इटली एट्सेट्रा, मतलब यूरोप की कंट्रीज़, जैसे कि यहाँ ये जो है आपका इटली है ये, एंड देन इधर फ्रांस है। जो भी साउथ यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ये गेटवे हो गया ग्रीस। ग्रीस के बाद अब ये इधर जो भी ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट है, डेटा का जो डेटा केबल का प्लान है, या और भी ट्रेड, इन सब में ये गेटवे होगा यूरोप के लिए। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ से शिपमेंट प्रोजेक्ट है, तो इंडिया से यूएई, फिर यहाँ से रेल लिंक, रेल फ्रीट, फिर पूरा अरेबियन पेनिनसुला होते हुए, जॉर्डन होते हुए, ये इज़राइल जाएगा हाइफा पोर्ट पे। अब हाइफा पोर्ट से ये ख़त्म, यहाँ हो गया आपका ईस्ट कॉरिडोर, फिर इज़राइल का ही हाइफा पोर्ट से फिर यहाँ शिपमेंट, फिर ग्रीस, अब आ जाएगा ये ईस्ट कॉरिडोर में, सॉरी नॉर्थ कॉरिडोर में, ठीक है? हमने ये भी देखा। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस तो हालांकि अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि कैसे ये, एक तो इतना बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है, या होगा, अभी नहीं हुआ है खैर। तो फास्टेन करेगा ये ट्रेड विद यूरोप। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे, इंडिया की भी, यूरोप की भी, और मिडिल ईस्ट की भी इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे। दूसरा, ये अल्टरनेटिव टू बीआरआई है। देखिए, बीआरआई की इमेज कुछ खासी अच्छी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेट ट्रैप पॉलिसी है इसकी एक, आप सबको पता होगा ये। क्योंकि जो हम्बन टोटा वाला जो एग्जाम्पल है वो सबको पता है, वो तो अब एक एग्जाम्पल ही हो गया है खैर। तो बाकी कंट्रीज भी जानते हैं कि भाई ये इन्वेस्ट करेगा तो कुछ, मतलब ये गलत ही है। और जो इसका एक सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी जो है बीआरआई का ही पार्ट है। और उसमें भी पाकिस्तान को कैसे ये, वो न्यूज़ आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान इसके लगभग उसके सॉवरेंटी पे फिर बात आ जाती है कि ये इन्वेस्ट करता है, देन आप नहीं चुका पाओगे, देन आप डेट में चले गए, एंड देन वो चाइना के कंट्रोल में। अब एनर्जी सिक्योरिटी, ये एनर्जी को सिक्योर करेगा, खास तौर के
क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ये किससे होगा? तो क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन से। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? जॉब और मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट की। तो ये देखिए, ये कैसे होगा? जॉब्स कैसे बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे? क्योंकि इतना बड़ा पोर्ट बनेगा, लॉजिस्टिक्स चाहिए, रेल फ्लीट है, तो लॉजिस्टिक्स की इन्हांसमेंट होगी या लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि जॉब्स क्रिएट होंगे। ओके, ये जुड़ा हुआ है इससे। अब डीपर टाइज बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा कि इंडिया की मिडिल ईस्ट कंट्री से अच्छी टाइज होंगी, जिससे जो बार बार डिफरेंट फोरम्स, वर्ल्ड फोरम्स पे जाके पाकिस्तान जो है सो वो कश्मीर का इशू उठाता है, तो वो अब कोई मायने नहीं रखेगा। इंडिया के साथ अगर ट्रेड में है कंट्रीज़ और बेनिफिशियल ट्रेड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो नो वन विल बोदर अबाउट पाकिस्तान। ओके, अब हम बात करेंगे कि पीपल टू पीपल टाइज। तो पीपल टू पीपल टाइज भी इंक्रीज होगा। अब इससे क्या होता है कि इससे भी, ये सॉफ्ट पावर है, इससे भी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती है। जैसे कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन, नेपाल का जो तराई रीजन है, जो मिथिला के साथ मिथिला रीजन भी उसमें आता है थोड़ा, तो पीपल टू पीपल टाइज है, वहाँ पीपल का आना जाना लगा रहता है कि नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल, ठीक है, ऐसे जो है ये रीजन। यहाँ आपका बिहार है, इधर फिर यूपी है, तो ये रीजन के लोग जो है ना, और इधर के इतने, ये सब आपस में ट्रेड कॉमर्स या फिर उनके रिलेशंस अच्छे हैं सबके। तो चाइना कितना भी ये नेपाल वाले, जो नॉर्दर्न वाला रीजन है, जो हिमालयन बेल्ट में कितना भी इन्फ्लुएंस डाले, पर ये वाला रीजन जो है वो, इसमें उसकी दाल नहीं गलने वाली, चाइना की। तो पीपल टू पीपल टाइज कैसे क्या उससे बचाता है, ये भी हम देख रहे हैं। ठीक, हालांकि वो इन्फ्लुएंस वगैरह होकर के फिर अभी जो रिवॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, या रिवॉल्यूशन नहीं कह रहे, क्या उसी है, जिससे कि इससे तो कंट्री की आर्थिक स्थिति भी जाती है एंड वो प्रोग्रेस हैम्पर होता है, जिससे कि बाकी इतना तो आपको पता ही है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, तो इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, ये एक मेजर चैलेंज है आईएमएफ के लिए, मेजर चैलेंज है। और ईरान का भी जो वो इशू है, वो भी। तो इसमें क्या हो सकता है ना कि पीस अकॉर्ड्स करवा सकते हैं, हालांकि मुश्किल है, बट स्टिल इंडिया, और इसमें आना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया आगे आ सकता है, क्योंकि इंडिया की रिलेशन इसराइल से अच्छी है एंड मिडिल ईस्ट से भी अच्छी है। तो ये हम कर सकते हैं, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसमें कि इसराइल, यूएई और यूएस था। तो उसी तरीके के अकॉर्ड से हम ट्राई करेंगे कि इस रीजन में ट्रैंक्विलिटी आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है इस रीजन में पीस, तभी आईमेक काम का है। कोऑर्डिनेशन, अगेन कोऑर्डिनेशन, जैसे अब इसराइल है और इसराइल गाज़ा की कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो अब यूएई और जो सऊदी है, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेट करना, तो इन कंट्रीज़ में कोऑर्डिनेट करना या कराना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। तो ये सब चैलेंजेस है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है भाई, तो फिर कहाँ से होगा? कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे कंट्रीज़, तो फिर ये ट्रेड रूट इतनी बड़ी कहाँ से हो पाएगी? फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस तो कर ही रहा है, जैसे कि आर्कटिक रूट का हो गया, आर्कटिक का पिघलना हो गया, फिर से आपका एक्सट्रीम साइक्लोन्स वगैरह हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो तो एक चैलेंज है ही। ओके, अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड की। तो वे फॉरवर्ड भी सेम जो चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को अगर हम टैकल कर दें, तो यही तो वे फॉरवर्ड है लिखने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड यही है कि डिप्लोमेटिक मेडिएशन कराया जाए और पीस, 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 किस में? तो मिडिल ईस्ट रीजन में, मिडिल ईस्ट में, यही एक मात्र सॉल्यूशन है। बाकी ऐसे लिखने के लिए, लेक्चरेट में बोलने के लिए, जीडी में पॉइंट देने के लिए हम फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये सब कर सकते हैं। हाँ, सिक्योरिटी है एक, सिक्योरिटी भी एक अच्छा फैक्ट है। ये बताते हैं, आगे चर्चा करते हैं इस पर भी हम। देखिए, एक तो फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कि इसमें क्या होगा ना कि रोबस्ट फंडिंग चाहिए अभी, रोबस्ट फंडिंग की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, अच्छे से फंड करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे कि कार्य प्रगति पर जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिफ़र कर सकते हो, और आपका और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो दैट मीन्स कि अभी तो पूरा कंसंट्रेशन स्पैन हिला हुआ है, लोग 1 मिनट तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अगर आप इतनी देर तक देख रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपका कंसंट्रेशन स्पैन, आपका जो मेंटल स्टेमिना है, ये कमाल का है। ठीक। तो अब सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी में ये मेरा पीओवी है कि इंडियन नेवी, इंडिया ना, इसमें फ्लैग बेयर हो सकती है। इंडियन नेवी की जो एलिट ग्रुप है मार्कोस जो है हमारी, ठीक, तो मार्कोस जो है हमारी इंडियन नेवी की, तो हम ये फ्लैग बेयरर हो सकती है। ये इसराइल के साथ, जो इसराइल की भी फोर्सेस हैं, वो सब एलिट फोर्सेस हैं, तो हम सब मिल करके ना एक आईएमएक से रिलेटेड, या फिर कह लो कि उस रीजन को ट्रैंक्वाइल बनाने के लिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए एक कोऑर्डिनेशन, यस, कोऑर्डिनेशन इज द वर्ड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस, या कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फोर्सेस, इसराइल की एंड इंडिया की खास करके, और बाकी भी। तो इससे क्या कर सकते हैं ना हम कि रेड सी में, रेड सी और मिडिल ईस्ट, या फिर बाकी जो गल्फ़ हैं उधर, पर्शियन गल्फ़, उसमें पीस ला सकते हैं इस फोर्स के थ्रू, और इंटेलिजेंस गैदरिंग भी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो इसमें भी साइबर सिक्योरिटी इज़ देयर, बाकी सब चीज़ें हैं। तो ये सब साथ के साथ, क्योंकि इसमें मल्टी कॉन्टिनेंट भी जुड़ा हुआ है, और स्टेक होल्डर्स हैं बहुत सारे, तो डिफेंस के लिए, डिफेंस को सौंपना चाहिए इसका सिक्योरिटी, एंड इंडिया कैन पायनियर दैट विद द हेल्प ऑफ इसराइल। ये मेरा पीओवी है, आप अपना भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, अब हम वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू एंड जय हिंद।